वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रीवियस हो गया था, प्रीवियस लेक्चर में लाप्लास समीकरण का अनुप्रयोग। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पॉइसन समीकरण का अनुप्रयोग। पॉइसन समीकरण का अनुप्रयोग मतलब पॉइसन समीकरण का यूज करते हुए हमें विभव और विद्युत क्षेत्र निकालने हैं। वही पहली जैसी ही कंडीशन है, पॉइसन समीकरण का अनुप्रयोग। और इसमें डालना दो समानांतर, दो आवेशित, क्योंकि विभव है उनके पास, तो दो आवेशित समानांतर प्लेटों के मध्य विभव व विद्युत क्षेत्र, और ब्रैकेट में लिख देना जहां पहले तो रो इक्वल टू जीरो था, लेकिन यहां दे रखा है रो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और पहले जैसी ही चित्र है सेम इस तरह से, ये रहा वाई जेड और ये रहा एक्स। इस तरह से दो प्लेटें यहां पर ली हैं हमने। इस तरह से दो समानांतर प्लेट हैं। ये जेड इक्वल टू जीरो है, इस पर जेड इक्वल टू कितना होगा, डी होगा। इस पर फाई इक्वल टू फाई वन है, इस पर फाई इक्वल टू कितना है, फाई टू है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और इसमें आपके रो है वो नॉट इक्वल टू कितना है, जीरो है। ये ध्यान रखना, पहले इक्वल टू जीरो था, अब नॉट इक्वल टू जीरो है। इसलिए यहाँ पर कौन सी समीकरण का उपयोग करेंगे, पॉइसन समीकरण का। परिबद्ध जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आवेश घनत्व का मान शून्य नहीं है। तो हेडिंग डालो और इस चित्र को बनाओ पहले। दो आवेशी समानांतर प्लेट हैं, उनके बीच में हमें विभव और विद्युत क्षेत्र यानी फाई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने दो प्लेटें मानी हैं जो कि एक्स वाई तल में रखी हुई हैं। एक तो जेड इक्वल टू जीरो पर है और एक जेड इक्वल टू डी पर है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो लिखें इसमें पहले चित्र को बनाने के बाद, माना दो समानांतर प्लेटें एक्स वाई तल में रखी हुई हैं। माना दो समानांतर प्लेटें एक्स वाई तल में रखी हुई हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है। माना दो समानांतर प्लेटें एक्स वाई तल में रखी हुई हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, तथा इनके मध्य विभव क्रम से फाई वन व फाई टू है, तथा इनके मध्य विभव क्रम से फाई वन व फाई टू है। तथा इनके विभव क्रम से फाई वन व फाई टू है, एवं इनके मध्य आवेश घनत्व का मान, तथा इनके मध्य आवेश घनत्व का मान रो इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तथा इनके मध्य आवेश घनत्व का मान रो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। रो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तब पॉइसन समीकरण का उपयोग करने पर, इसको मिटा देता हूं यहां से मैं। तब पॉइसन समीकरण का उपयोग करने पर, चूंकि पॉइसन समीकरण कितनी है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी माध्यम की वो
व्याख्या नहीं कर रहा है, बताया नहीं है, इसलिए हम निर्वात लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कितना ले लिया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस और है, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखेंगे हम डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर। पहले इधर देखें फिर लिखना, डेल टू फाइव अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि वही प्लेट जेड अक्ष के अनुदिश रखी हुई है, चूंकि प्लेट जेड अक्ष के अनुदिश रखी हुई है, अतः विभव में परिवर्तन भी, अतः विभव में परिवर्तन भी जेड अक्ष के अनुदिश ही होगा, जेड अक्ष के अनुदिश ही होगा। चूंकि प्लेट है जेड अक्ष के अनुदिश रखी हुई है, तो यहाँ पर जो विभव में परिवर्तन होगा वो जेड अक्ष के अनुदिश ही होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तब समीकरण, इसको बोल दिया है हमने एक, तब समीकरण एक से कितना हो जाएगा, केवल जेड के सापेक्ष ही होगा, ये और ये 0 हो जाएगा। तो डेल टू फाइव अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हमें विभव निकालना है, विभव आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र तो निकाल लेंगे। तो विभव निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो समाकलन करने पर, तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डेल फाइव अपॉन डेल जेड, फाइव के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, इसका गुणांक जेड हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड, तो जेड हो जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट सी1। लेकिन डेल फाइव अपॉन डेल जेड आया है, तो पुनः समाकलन करेंगे हम, पुनः समाकलन करने पर, तो पुनः समाकलन करने पर कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। जेड का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, जेड के रेस्पेक्ट में जेड स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में इसका हो जाएगा c1 जेड और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा अदर c2, c1 जेड प्लस c2। इस तरह से पुनः समाकलन करने पर ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर, इसको बोल दिया हमने थर्ड, कितना बोल दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो वही पहले की तरह दो कांस्टेंट आ गए यहाँ पर, c1 और c2, इन दोनों की हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है और उसमें पुट करनी है। तो यहां तक लिखें पहले, कंप्लीट करो यहां तक पहले, समीकरण 3 तक। समाकल नियतांक कहलाते हैं यहाँ c1 और c2।
फर्स्ट पॉइंट इसमें देखें, इसके बाद समीकरण 3 के बाद जब z इक्वल टू कितना है 0, तब i इक्वल टू उस पर कितना होगा 1, अतः समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, समीकरण 3 से देखो फाइव इक्वल टू 1 है, तो 1 इक्वल टू माइनस ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड वाली भी c1z 0 हो जाएगी, तो c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में c2 का मान रखने पर तो वैल्यू रखेंगे तो 5 इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c1z और ये कितना हो जाएगा 1 इतना हो गया। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब कौन सा है हमारे पास, एक कांस्टेंट रह गया c1, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जब z इक्वल टू d है तब 5 इक्वल टू कितना होगा 5, तब 5 इक्वल टू कितना है 5। तो समीकरण 4 से अतः समीकरण 4 से कितना आ जाएगा बताओ, इसमें z इक्वल टू डी रखना है और 5 इक्वल टू 5 रखना है। तो 5 इक्वल टू माइनस के रो z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। तो z के स्थान पर कितना हो जाएगा d स्क्वायर प्लस c1d और प्लस में कितना हो जाएगा 5। अब यहां से इसको पूरा ट्रांसफर करके c1 निकालना है, तो कितना हो जाएगा c1 इक्वल टू निकालना है, तो 5 माइनस के 5 माइनस के 5 और प्लस में कितना आ जाएगा रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। 5 इधर लेकर आए 5 और इसको लेकर आए तो प्लस में, और अब इसमें d था तो इसका d का भाग लग जाएगा यहाँ पर भाग लगेगा तो एक d बच जाएगा। तो 5 माइनस के 5 अपॉन d प्लस रो d अपॉन कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, c1 की वैल्यू आ जाएगी। इस c1 की वैल्यू को कहां पर डालना है, इसको जैसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में हम रखेंगे। तो यहां से वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको मिटा देता हूं इधर से। इससे मान यहां पर रखना है c1 का, तो 5 इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c1 की वैल्यू पूरी रखनी है। 5 माइनस के 5 अपॉन में कितना हो जाएगा d प्लस में रो d अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई होगा z का और प्लस में कितना हो जाएगा 5 ये किसकी वैल्यू आई 5 की वैल्यू आई। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 6। यहां तक कंप्लीट करें इसको, समीकरण 6 तक। दोनों कंडीशन लगाते हुए c1 और c2 की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की है।
समीकरण 6 के बाद एक लाइन लिखना कि उपरोक्त समीकरण 6 दोनों प्लेटों के मध्य विभव को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण 6 दोनों प्लेटों के मध्य विभव को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण 6 दोनों प्लेटों के मध्य विभव को व्यक्त करती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा माइनस के ग्रेडियंट फाई, इस तरह से। तो ई कैप इक्वल टू माइनस के आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर आ जाएगा फाई इस तरह से। चूंकि डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई इनकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और विभव में वो किसके सापेक्ष हो रहा है, फाई में जो परिवर्तन हो रहा है केवल जेड के सापेक्ष हो रहा है। तो माइनस के कैप डेल फाई अपॉन कितना बचेगा डेल जेड, तो माइनस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, इस पूरी की, तो कितना जाएगा माइनस के रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में फाई 2 माइनस के फाई 1 अपॉन में डी प्लस में रो डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट जेड, और प्लस में कितना हो जाएगा फाई 1। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका जेड के रेस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है। तो माइनस को स्थिर रखा, इस पूरे का हम करते हैं अंदर का, तो कितना हो जाएगा, इसका होगा 2z, अवकलन करेंगे तो 2z, तो माइनस के रो जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा फाई 2 माइनस के फाई 1 अपॉन डी प्लस में रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है ये पूरा, और जेड का कितना हो जाएगा 1, और फाई 1 तो कांस्टेंट है उसका भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो आप माइनस को अंदर ले जा सकते हो, और के कैप है ये यहाँ इस तरह से, और इसका मात्रा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर जो विभव आ रहा था इस विभव का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट। ये भी लिख दोगे तो थोड़ा अलग इंप्रेशन पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, एग्जामिनर पर लिख दें इसको। लिख देना उपरोक्त समीकरण, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 7 डाल देना, और इसमें लिख देना उपरोक्त समीकरण 7 दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण 7 दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण 7 दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, गतिशील आवेशों के कारण गतिशील अवस्था में, इस तरह से लिखना, गतिशील अवस्था में आवेश का मापन।
गतिशील अवस्था में आवेश का मापन। आप कूलम बल निकालते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उसके लिए आप बोलते हो कि जो कूलम बल है, कोई दो भी पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, स्थिर अवस्था में उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब बल लगता है कितना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम केवल कौन सी स्थिति में ही लगा सकते हैं, केवल स्थिर अवस्था में ही लगा सकते हैं। स्थिर अवस्था में ही हम इसको लगा सकते हैं। गतिशील अवस्था में क्यों नहीं लगा सकते इस फॉर्मूले को, इसको हम चेक करते हैं। जैसे कि हमने एक चार्ज ले लिया प्लस Q, इससे एक चार्ज है कोई कैपिटल प्लस Q, स्मॉल r दूरी पर है, तो दोनों के बीच में जो कूलम बल होगा, कौन सा बल, कूलम बल, वो कितना होगा बता सकते हो, F इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। और यदि हम यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू निकालें तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आएगी, F R स्क्वायर अपॉन KQ, ये आ जाएगी F R स्क्वायर अपॉन KQ। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, F R स्क्वायर अपॉन Q, ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, कैपिटल Q की। हमेशा आवेश है वो एक संरक्षित राशि है, आवेश की गति करने पर उस आवेश के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस चार्ज से ये Q स्थिर अवस्था में था अभी तक, लेकिन हम क्या करते हैं, इस रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए, इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए इस चार्ज को यहाँ से इस तरह से हम एक वृत्तीय पथ में घुमाते हैं। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर r रखा है इसकी दूरी, फिर इसमें यहाँ पर r रखी, इस तरह से इसको इस वृत्तीय पथ में हम घुमाते हैं। तो चार्ज यहाँ पर कभी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये चार्ज कभी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम इसका मूवमेंट करा रहे हैं यहाँ से यहाँ की ओर। तो देखें, जब प्लस Q चार्ज यहाँ पर है तो इसकी वजह से इस पर कौन सा बल लग रहा होगा, कूलम प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कूलम प्रतिकर्षण बल इस पर लग रहा होगा इस तरह से बाहर की ओर, F वेक्टर बाहर की ओर लग रहा होगा। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ पर आ गया तो इस पर जो बल लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। और जब ये चार्ज इधर आ जाएगा तो ये चार्ज की वजह से बल इधर लग रहा होगा। तो बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि कब तक कांस्टेंट मानी जाएगी, जब तक उसकी दिशा भी फिक्स हो और उसका परिमाण भी फिक्स हो। लेकिन आवेश Q के गति करने के कारण बल F की जो डायरेक्शन है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब F है वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि F के फिक्स ना होने की वजह से यहाँ पर Q भी फिक्स नहीं है। लेकिन आवेश हमेशा फिक्स रहता है, आवेश Q में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। आवेश की गति की वजह से आवेश है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आवेश की निश्चलता का नियम बोलते हैं इसको, कि आवेश का मान यहाँ पर फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं आवेश की निश्चलता, कि अगर कोई भी चार्ज गति कर रहा है किसी भी निर्दिष्ट तंत्र के सापेक्ष तो आवेश हमेशा फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसे बोलते हैं आवेश की निश्चलता, आवेश की निश्चलता। ये भी आपके में टॉपिक है, उसको कराऊंगा मैं आवेश की निश्चलता को। तो इसमें Q है वो F के चेंज होने की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से Q का मान है, Q है वो चेंज होगा। लेकिन वास्तव में Q कैसी राशि है, निश्चल राशि है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिशील अवस्था के लिए हम कूलम जो नियम है उसका यूज नहीं कर सकते। तो फिर किसका नियम का यूज करें, जिससे कि हमें ये आवेश का मान निकाल लें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे हम Q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, मतलब इस Q से रिलेटेड हमने क्या मान लिया, बंद पृष्ठ मान लिया। उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा ये इंटू एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल कितने के बराबर हो जाएगा, उस चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो गतिशील अवस्था में हम कूलम जो नियम है या कूलम बल का जो फॉर्मूला है उसका यूज नहीं कर सकते। किसका करना पड़ेगा वहां पर, गाउस का नियम। ठीक है, गाउस के नियम से वहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें गतिशील अवस्था में आवेश के मापन में माना एक कैपिटल Q आवेश, माना एक कैपिटल Q आवेश स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। माना एक कैपिटल Q आवेश स्थिर अवस्था में रखा हुआ है।
तथा इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्मॉल क्यू आवेश पर स्मॉल क्यू आवेश पर लगने वाला कूलाम बल इसको लिख दो, इक्वेशन इसको लिख दो, इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 1 और चित्र को बना लो साइड में। इसको इक्वेशन 1 तक कंप्लीट करके चित्र को बनाओ। जब तक स्थिर अवस्था में था बल ये लग रहा था, लेकिन आर को फिक्स रखते हुए हम इसको लगातार क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो उस बल की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्यू का मान भी चेंज होगा। जबकि क्यू तो कैसा है, निश्चित रहता है, इसलिए हम यहाँ पर कूलाम के नियम का यूज नहीं कर पाएंगे। कौन सा करना होगा, गाउस का नियम, गतिशील अवस्था में। ये इस तरह से लिख देना, गतिशील अवस्था। इसके बाद लिखना, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि नियत स्मॉल आर के लिए आवेश Q का मान कैपिटल Q, नियत स्मॉल r के लिए आवेश कैपिटल Q का मान बल F पर निर्भर करता है। दोबारा सुने, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि नियत स्मॉल r के लिए आवेश कैपिटल Q का मान बल F पर निर्भर करता है। चूंकि बल एक सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है, एवं कूलाम के नियम से केवल स्थिर आवेश का मापन किया जा सकता है, क्योंकि कूलाम के नियम से केवल स्थिर आवेश का मापन किया जा सकता है, क्योंकि Q आवेश कैपिटल Q आवेश v वेग से गति करे तब, कैपिटल Q आवेश v वेग से स्मॉल v वेग से गति करे तब गतिशील अवस्था में आवेश Q की स्थिति में परिवर्तन होता है। गतिशील अवस्था में आवेश Q की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिससे बल की दिशा भी परिवर्तित होती है। अतः गतिशील अवस्था में आवेश का मापन गाउस के नियम के द्वारा किया जाता है। गतिशील अवस्था में आवेश का मापन गाउस के नियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, गाउस के नियम के द्वारा या गाउस के नियमानुसार गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश
एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। कुल आवेश कैपिटल Q एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इन दोनों को लिख दो, समीकरण नंबर 2 डाल देना इस पर। गाउस के नियम से हम वहां पर किसका कैलकुलेट करेंगे, गतिशील अवस्था में आवेश को कैलकुलेट करेंगे गाउस के नियम से। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।